हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेशन में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा पेपर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 30 एमसीक्यूज़। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा एक प्रणाली है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा किस की प्रणाली है। संप्रेषण की, मानवीय स्वभाव, मनमाने ध्वनि प्रतीकों, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा मनमाने ध्वनि प्रतीकों की। भाषा के चिन्ह हो सकते हैं। भाषा के चिन्ह कैसे हो सकते हैं? मनमाने, दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भाषा के जो चिन्ह होते हैं वो मनमाने यानी कि आर्बिट्रेरी होते हैं, दृश्यात्मक और विजुअल होते हैं, और श्रव्यात्मक ऑडियो होते हैं, यानी कि तीनों प्रकार के होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की विशेषता नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है भाषा की विशेषता नहीं है, तो आपको जो भाषा की विशेषता नहीं है उसी को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है भाषा में विभिन्नता होती है। बिल्कुल, भाषा में विभिन्नता होती है। सृजनात्मकता, भाषा सृजनात्मक होती है। प्रत्येक मनमाने होते हैं। बिल्कुल, भाषा सीखी नहीं जाती। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाषा सीखी नहीं जाती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, vygotsky के अनुसार भाषा होती है। vygotsky के अनुसार भाषा क्या होती है? आत्मकेंद्रित, सामाजिक। आत्मकेंद्रित मतलब अपने अंदर केंद्रित। सामाजिक यानी कि हमारे समाज में जो बोली जाने वाली भाषा है वो। तो दोनों, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोनों, यानी कि आत्मकेंद्रित और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रामर का संप्रत्यय किसने दिया? यूनिवर्सल ग्रामर, ये जो संप्रत्यय है ये किसने दिया था? पियाजे, पावलोव, चॉम्स्की, स्किनर। जी बिल्कुल, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा चॉम्स्की। चॉम्स्की ने ही यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका जिक्र हम अपने पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, जब हमने पेपर 4B का सेशन किया था, तो वहाँ पर भी चॉम्स्की का जिक्र आया था। और यूनिट 1 में यूनिवर्सल ग्रामर जो है संप्रत्यय चॉम्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सामान्य सिद्धांत हैं। भाषा के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, बहुमाध्यम का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अनुकरण यानी कि नकल करके सीखना। बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता और परिवारजनों द्वारा बोली गई भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। हम अपनी क्षेत्रीय और मातृभाषा के अतिरिक्त जो दूसरी भाषा सीखते हैं उसको अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। बहुमाध्यम का अर्थ है माध्यम बनना, यानी कि विभिन्न समाज और समुदायों को जोड़ने के लिए भाषा ही एक माध्यम का कार्य करती है। तो बहुमाध्यम का सिद्धांत। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। यानी कि भाषा शिक्षण जो पूरी प्रक्रिया है उसके घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ये चारों, यानी कि उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि, ये चारों ही भाषा शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में आने वाली समस्या नहीं है। यानी कि जब हम भाषा शिक्षण करते हैं, यानी कि भाषा सिखाना चाहते हैं, उस दौरान आने वाली समस्याएं कौन सी इनमें से नहीं है? शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि शिक्षक भाषा के प्रति अगर नेगेटिव व्यू रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ये भी एक समस्या है। भाषा को माध्यम भर समझना, यानी कि भाषा को सिर्फ किसी भी विषय को पढ़ाने का अगर हम सिर्फ मीडियम समझते हैं, ओनली मीडियम समझते हैं, तो ये भी हमारे लिए भाषा शिक्षण में आने वाली एक समस्या होगी। क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करते हैं तो ये तो कोई भाषा शिक्षण में कोई समस्या नहीं हुई। गौण विषय समझना, यानी कि भाषा को छोटा विषय समझना, कमतर आंकना, ये भी एक समस्या होती है। तो यहाँ पे समस्या कौन सी नहीं है? क्रिया द्वारा सीखना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण किया जा सकता है। यानी कि भाषा शिक्षण को और भी सरल बनाया जा सकता है, और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। कैसे? कला शिक्षण के माध्यम से। कला शिक्षण मतलब कला चित्र जो होता है उसके माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं उसको हम भाषा से जोड़कर पढ़ाएं, तो भाषा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। गणित द्वारा,
यानी कि गणित विषय को जिस माध्यम में पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी अगर हम भाषा से जोड़कर पढ़ाएं तो वो भी हमारे लिए भाषा शिक्षण में प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कहानियों द्वारा। कहानी कथन और कहानी कहना जो एक बहुत बड़ी कला होती है, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को और अधिक अच्छी बना सकते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए चारों आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, द्वितीय भाषा में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मातृभाषा में, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा मातृभाषा में ही अगर शिक्षा दी जाए तो वो ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉम्स्की ने भाषा अर्जन की आंतरिक शक्ति को क्या कहा है? चॉम्स्की ने, जो हमारी पिछली वीडियो थी यूनिट जो 1 थी पेपर 4B, तो वहाँ पर भी हमने चॉम्स्की का जिक्र किया था। तो वहाँ पर एक टर्म आई थी LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये LAD जो है ये आंतरिक शक्ति है, जो चॉम्स्की ने बताया था कि भाषा अर्जन की बालक में एक आंतरिक शक्ति होती है। उसको यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? सिद्धांत, मानक, सिद्धांत और मानक, या कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा सिद्धांत और मानक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800, 1801, 1803, 1890? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 1800। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, और जो और भी कई यूनिवर्सिटी थी जिसका जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो उसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू के पहले प्रोफेसर नियुक्त किए गए। कौन थे उर्दू के पहले प्रोफेसर? तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी बुक्स में ये भी दिया गया है कि उर्दू के जो पहले प्रोफेसर थे उन्होंने ही उर्दू और हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा से अलग किया था। यानी कि हिंदुस्तानी भाषा थी जो उर्दू यानी कि अरबी फ़ारसी लिपि जो थी उसका मिक्सचर थी, उसको फर्स्ट जो प्रोफेसर थे उन्होंने हिंदी और उर्दू में अलग अलग डिवाइड कर दिया था। तो वो कौन थे? हॉब्स गिलक्रिस्ट, जेन गिलक्रिस्ट, जेम्स गिलक्रिस्ट, जेन गिलक्रिस्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा जेम्स गिलक्रिस्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 भाषाई फॉर्मूला अपनाया गया, यानी कि व्हेन, कब अपनाया गया था? 1960, 1961, 1990, 1998? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 1961। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 भाषाई फॉर्मूला, यानी जो त्रिभाषाई फॉर्मूला है उसमें 3 भाषा कौन कौन सी हैं? हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा या उपयुक्त तीनों? बिल्कुल, या तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों। क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, ये जो है तीनों भाषाएं ही त्रिभाषाई फॉर्मूला के अंतर्गत भाषाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉफस्टेड ने संस्कृति को क्या कहा है? यानी कि हॉफस्टेड ने संस्कृति के विषय में क्या कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे मानसिक क्रिया, शारीरिक कार्यक्रम, मानसिक कार्यक्रम, उपयुक्त कोई नहीं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मानसिक कार्यक्रम। हॉफस्टेड ने संस्कृति को क्या कहा है? मानसिक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराघात को प्रभावित करते हैं। स्वराघात यानी कि एक्सेंट, कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो उसका बोलने का जो हमारा तरीका होता है, जो लहजा होता है, उसको हम कहते हैं स्वराघात। तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? भौगोलिक या क्षेत्रीय स्थिति, यानी कि जिस स्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रथम भाषा यानी कि जो उनकी पहली भाषा है वो, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ये सभी स्वराघात को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में भाषा का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। यानी कक्ष में जो भाषा शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाती है वो किस किस प्रकार की होती है? शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या कोई नहीं? तो बिल्कुल शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों ही तरह की जो भाषा है वो कक्ष में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री क्या है?
चित्र, रेडियो, मानचित्र, कंप्यूटर। अनुदेशात्मक सामग्री पे मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आप अनुदेशात्मक सामग्री के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो इंस्ट्रक्शन मटेरियल देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर रहेगा हमारा श्रव्य पूछा, देखो चित्र पाठ्य सामग्री है, रेडियो यहाँ पे श्रव्य सामग्री रहेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम लैटिन शब्द कुरेरे से बना है का अर्थ है, क्या अर्थ है? पथ, दौड़ या दौड़ का पथ। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दौड़ का पथ। तो पाठ्यक्रम को क्यूरिकुलम जो इंग्लिश वर्ड है वो कहा जाता है, दौड़ का पथ कहा जाता है, यानी रनवे कहा जाता है जिस पे स्टूडेंट चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किन किन सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार, समवाय का सिद्धांत, उपयोगिता व निरंतरता, लचीलापन। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सभी। ये सभी जो हैं वो पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, समवाय यानी कि सब जो हमारे समाज से रिलेटेड है उन सब को मिलाकर होना चाहिए, उपयोगिता उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए, निरंतरता यानी कि वो लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए, लचीलापन यानी कि अगर समय के साथ ज़रूरत पड़ती है पाठ्यक्रम बदलने की तो वो बदला भी जाए। तो ये सभी जो है पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्ष में नहीं होना चाहिए? देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कारक कक्ष में नहीं होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में जब शिक्षण कार्य किया जाता है तब कौन सा कारक नहीं होना चाहिए? भय से मुक्त, यानी कि कक्षा जो है वो भय से मुक्त होनी चाहिए। ये तो होना चाहिए, क्योंकि अगर भयभीत होकर बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो कुछ ज़्यादा सीखेंगे। जातिगत असमानता, जातिगत समानता की बात नहीं, असमानता यानी कि जाति के रूप में भेदभाव, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता ये भी होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे? जातिगत असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के प्रतिमान हैं, प्रतिमान मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करना चाहिए कक्षा में साहित्य का प्रयोग, और साहित्य का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि जो साहित्य है वो हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक प्रस्तुत करती है, परोसती है। यानी कि हमें साहित्य ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एंसाइंट टाइम था, प्राचीन समय था, उसमें हमारी जो पूर्वज थे वो किस तरह की संस्कृति रखते थे। तो सांस्कृतिक, बिल्कुल। भाषाई यानी कि जो भाषा का आदान प्रदान है वो भी साहित्य से ही होता है, क्योंकि देखो पहले हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती थी जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो हिंदुस्तानी भाषा क्या थी? उर्दू और हिंदी दोनों का ही मिला जुला रूप थी। तो ये हमें कैसे पता चला? साहित्य के द्वारा ही पता चला कि पहले जो राइटर थे वो क्या क्या लिखते थे। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत जो प्रतिमान है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वास्तव में उसके बारे में बताना भी साहित्य का कार्य है। तो ये सभी जो हैं प्रतिमान कक्षा में साहित्य के प्रयोग के प्रतिमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न कौशल के उद्देश्य हैं। प्रश्न कौशल, देखो माइक्रो टीचिंग में भी हम आप बीएड में कर चुके हैं प्रश्न कौशल। तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है प्रश्न कौशल, यानी कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग जो था वो क्या हो था। तो ऑप्शन है ज्ञान की परीक्षा के लिए, बिल्कुल ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से कि बच्चों को कितना कुछ आता है। छात्रों का सक्रिय सहयोग पाने के लिए, देखो जब हम बच्चों से बार बार क्वेश्चन करते हैं शिक्षण के दौरान तो स्टूडेंट जो होता है एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हम ध्यान से पढ़ें, पता नहीं टीचर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा हमें। तो एक्टिविटी जो है वो बच्चों के एक्टिव होने के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रश्न कौशल के। तो ये भी एक उद्देश्य है। अनुशासन बनाए रखना, तो जब बच्चे अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से अपने बुक में या अपने पढ़ने में लगाएंगे तो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो अनुशासन को भंग करें। तो यहाँ पर अनुशासन बनाए रखना ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है प्रश्न कौशल का। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विचार विमर्श प्रक्रिया के सोपान है, सोपान यानी कि विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन जो हम करते हैं उसके लिए कौन कौन से सोपान होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 है
समस्या, पहले हमें समस्या लेनी है, फिर उसका संचालन करना है, तैयारी करनी है, निष्कर्ष निकालना है, मूल्यांकन करना है। दूसरा है समस्या, तैयारी, संचालन, निष्कर्ष, मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट है तैयारी, समस्या, संचालन, निष्कर्ष, मूल्यांकन, संचालन, निष्कर्ष, मूल्यांकन, तैयारी और समस्या। तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि देखो, जो विचार विमर्श हम करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए। फिर हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है कि क्या समस्या को कैसे समाधान किया जाए। फिर उस डिस्कशन को हम संचालन करते हैं। डिस्कशन एक बंदा तो डिस्कशन कर नहीं सकता, उसके लिए ग्रुप चाहिए। तो ग्रुप में हम संचालन यानी कि हम जैसे डिवाइड करते हैं कि आप इस टॉपिक पे बोलना है, आपको इस टॉपिक पे अपोजिट बोलना है, तो संचालन हो जाएगा। फिर हमारा जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगा, यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचेगा। फिर उस निष्कर्ष का हम मूल्यांकन करेंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो आंसर है, ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर रहेगा, समस्या, तैयारी, संचालन, निष्कर्ष और मूल्यांकन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामूहिक विचार विमर्श के अवगुण क्या है? अवगुण यानी कि डिमेरिट्स क्या है? ठीक है, तो अवगुण क्या है ग्रुप डिस्कशन के? तो ऑप्शन एक है समय व शक्ति का अपव्यय। समय और शक्ति का अपव्यय। देखो यहाँ पे टाइम जो है उसकी मिसयूज़ के बारे में बताया गया है कि टाइम ज़्यादा लगता है। देखो ग्रुप डिस्कशन होगा तो हो सकता है कि पूरी क्लास, एक दिन की जो क्लास है वो ही निकल जाए ग्रुप डिस्कशन में और कोई नतीजा ना निकले। तो यहाँ पे समय और ताकत दोनों का ही अपव्यय होता है। एकाधिकरण, एकाधिकरण मतलब एकाधिकार होना, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा अगर उस टॉपिक पे ज़्यादा पकड़ है तो वो एकाधिकार जमा लेते हैं। कुशल अध्यापकों की कमी। फिर डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर कितनी कुशलता से ग्रुप डिस्कशन को संचालित करता है, उसको फॉलो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कुशल शिक्षक अध्यापक की कमी होगी तो ग्रुप डिस्कशन सफल नहीं होगा। गुटबंदी। अब देखो जो अपोजिट पार्टी है या अपोजिट जो ग्रुप है उसमें गुटबंदी हो जाती है, क्योंकि वो फिर बाद में भी वही सोचने लग जाते हैं कि हम विपक्ष के हैं और पक्ष विपक्ष की बात वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये सभी उसके अवगुण हैं, तो सभी राइट आंसर रहेगा इसका, ये सभी। तो देखो इस टॉपिक पे इस एक क्वेश्चन से आपका पूरा ग्रुप डिस्कशन की जो अवगुण है वो टॉपिक क्लियर हो गया है। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाए हैं ताकि आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं और साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कौशल में दोष निराकरण में सहायक है। यानी कि जब श्रवण कौशल की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर श्रवण कुशलता आए, यानी सुनने की जो कुशलता है वो विकसित हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मौखिक कार्य को प्रोत्साहन। बिल्कुल, अगर हम मौखिक बोलकर कुछ भी क्लास में अगर सिखा रहे हैं तो अगर हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो बच्चे शुद्ध सुनेंगे। स्वस्थ वातावरण। अब देखो कक्षा में शोरगुल हो रहा है, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो स्वस्थ वातावरण भी होना ज़रूरी है। एक समय में एक ही कार्य, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें एक समय में एक ही कार्य करना है ताकि उसका अच्छे से संप्रेषण हो, बच्चों तक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, पहुंच जाए बात हमारी। पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हम विषय पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम उसको इंटरेस्टिंग बना दें बाय द इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अनुदेशात्मक सामग्री। तो इस तरह से जो निराकरण है, निराकरण यानी कि उसको हटाना है, उसके दोष को हटाना है, तो उसके लिए हमें चारों पॉइंट्स करने होंगे। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुत लेख लिखा जाता है। श्रुत यानी कि सुनकर लिखा जाता है, कैसे? देखकर, बोलकर, सुनकर, पढ़कर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुमाध्यम क्या है? बहुमाध्यम, देखो बहुमाध्यम यानी कि मल्टीमीडिया। व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया है क्या? तो ये क्या है? टेक्स्ट, आवाज़, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स। बिल्कुल, ये चारों ही रहेंगे। यहाँ पे पांचों पॉइंट्स बनते हैं बहुमाध्यम मल्टीमीडिया के। टेक्स्ट यानी कि राइट करके जो भी लिखा जाता है, ऑडियो, ठीक है, जो हम आवाज़ें सुनते हैं, वीडियो जो हम वीडियोस में देखते हैं, एनिमेशन जो एनिमेशन हम मल्टीमीडिया पर देखते हैं, ग्राफिक्स बनते हैं। तो ये सभी इन पांचों आधारभूत स्तंभों को मिलाकर ही क्या बनता है? मल्टीमीडिया बनता है। तो राइट आंसर आएगा हमारा ये सभी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
मिले। थैंक यू।